हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग योर स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। एंड स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में 17 मई तक ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको एक्सटेंड करा है, बट इस दौरान काफ़ी बिजनेस या शॉप्स को काफ़ी छूट दे दी गई है। ठीक है ना? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत कम समय है लॉकडाउन का अभी, तो जल्द ही हम लोग क्या कहते हैं दोबारा मिल पाएंगे, स्कूल्स हमारे रीओपन होंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है स्टडीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि वो रेगुलर आपकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आपको प्रॉपरली होमवर्क मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी अगर मिस भी करें तो आ सकते हैं, डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स नहीं मिले हैं तो मुझसे मांग सकता है लेक्चर की डेट बताकर कि इस टॉपिक का नाम, कि इस टॉपिक की मेरे को नोट्स दे दो आप, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज की डेट डाल दीजिए। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 अपना कंप्लीट करा था, थ्योरी ऑफ डिमांड। और आज हम चैप्टर नंबर 6 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। असल में वैसे तो ये दोनों एक ही चैप्टर हैं, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इनको अलग अलग नहीं दिखाएगा वो। ठीक है ना, दोनों एक ही चैप्टर है। यहाँ पर क्या है, दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनको डिवाइड कर दिया गया है ताकि बच्चों को अच्छे से चीज़ एक्सप्लेन करी जा सके और उन्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है ना? तो एक बार स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हाल ही के अंदर अपनी cbse.nic.in पर नया सर्कुलर आया है। उसमें इंफॉर्मेशन है कि आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई एंड तक एग्ज़ाम हो जाएंगे सारे। और फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, जैसे ही एग्ज़ाम होंगे तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी जुलाई के अंदर जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम है वो सारे हो जाएंगे और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जुलाई एंड तक का इंतज़ार है अब। बाकी मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ आपके सिलेबस में भी कटौती होगी, कुछ ना कुछ सिलेबस भी कम होगा, ऐसा सीबीएसई ने कहा है। ठीक है, बाकी हमारे अकॉर्डिंग अगर सिलेबस की कटौती ना ही भी हो, ठीक है ना, सिलेबस कटे भी नहीं, सिलेबस रिड्यूस भी ना हो, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम बहुत सही तरीके से चल रहे हैं और ढंग से चल रहे हैं। ठीक है ना? ये उन लोगों को नुकसान होने वाला है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिजिटल लर्निंग प्रोसेस का फ़ायदा नहीं उठा रहे, उनको प्रॉब्लम आने वाली है ऐसे बच्चों को। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिमांड चैप्टर को ख़त्म करा था। इसके अंदर हमने सीखा था कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड का लॉ क्या कहता है। ठीक है, डिमांड किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। असल में डिमांड लॉ क्या होता है, हमने क्या सीखा था कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। ये लॉ था हमारा। तो स्टूडेंट, यही लॉ इस चैप्टर में भी काम करेगा। असल में ये जो चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक वर्ड सुना होगा आपने, इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी इलास्टिक वर्ड से आया है। इलास्टिसिटी कहाँ से आया है, इलास्टिक वर्ड से। इलास्टिक मतलब आपने रबर में के केस में सुना होगा कि कोई रबर में कितना इलास्टिक है, कितनी इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप किसी रबड़ को कितना खींच सकते हो। इलास्टिक मतलब होता है लचीलापन कितना है। ठीक है ना? तो क्या मतलब है इसका यहाँ पर डिमांड के केस में, ये कुछ नहीं है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट करता है। क्या मेजरमेंट करता है कि अगर भाई किसी गुड्स का प्राइस, हमने यहाँ सीखा कि गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, तो ये नापता है। हमने तो ये लॉ पढ़ लिया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, पर कितना प्राइस बढ़ रहा है और उसकी वजह से कितनी क्वांटिटी कम हो रही है, ये हमें बताता है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि किसी चीज का प्राइस अगर इतना बढ़ रहा है, 10 रुपए बढ़ रहा है, तो उसकी क्वांटिटी में इतना चेंज आएगा। यानी कि मेजर करता है, क्या मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर किसी का प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है, अगर किसी के प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है किसी कमोडिटी के, तो उस प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, उसमें क्या फर्क आया, वो बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस बात को और भी ढंग से समझेंगे हम। हमने लॉ सीखा स्टूडेंट, लॉ हमने सीखा, तो लॉ के अंदर क्या था कि जी किसी का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और अगर किसी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, मतलब डिमांड ज्यादा होगी। तो ये लॉ था, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि कितने प्राइस ज्यादा होने से कितनी क्वांटिटी कम होगी, या कितना प्राइस कम होने से कितनी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करी जाएगी। तो ये मेजर कौन करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आप प्राइस छोड़ के सीधा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते, ठीक है ना, कि डिमांड कितनी इलास्टिक है, यानी डिमांड कितनी फ्लेक्सिबल है, कि प्राइस में अगर कोई चेंज हुआ तो उससे डिमांड में कितना चेंज होगा, ठीक है ना। कि जैसे मान लो प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड 20% कम हो गई, अगर प्राइस 20% कम हुआ तो डिमांड 40% इंक्रीज हो गई। तो ये कौन मेजर कर पा रहा है, ये मेजर कर पा रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप कहोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है, मेजर करता है, क्या मेजर करता है, क्या नापता है जी, ये नापता है अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड पर कितना इफेक्ट होगा, ये मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि न्यू कमर्स जो आते हैं कॉमर्स के अंदर, वो इस वर्ड को लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको ईयर एंड तक ये बात समझ नहीं आती यार इलास्टिसिटी का असली मतलब है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ढंग से इसको समझना नहीं चाहते, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको समझा दिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, कि अगर किसी गुड्स के प्राइस में अगर कुछ चेंज हो रहा है, भले ही वो बढ़ रहा हो भले ही वो कम हो रहा हो, तो उससे क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ये दिखाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर स्टूडेंट। आई होप को आपको ये चीजें सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब कैसे मेजर करते हैं ये भी सिखाएंगे इस चैप्टर के अंदर आपको, कि ये मेजर कैसे किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ईडी, ई कैप्स में और डी इसके नीचे, इसके साथ नहीं स्टूडेंट, इसके नीचे पैरों में इसके। तो ये साइन होता है, इसको आप पढ़ोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल को जब हम सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो उसमें ई डी की जगह ई एस आएगा, ठीक है ना। अभी के लिए अगर हम डिमांड पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ई फॉर इलास्टिसिटी और डी फॉर डिमांड, किसकी इलास्टिसिटी, डिमांड की इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करेंगे ई डी से, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर है स्टूडेंट। तो कैसे नापेंगे हम, ऐसे नापेंगे हम कि ऊपर लिखेंगे किसमें चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ। यहां पर ऊपर हम क्या लिखेंगे कि डिमांड में इतने परसेंट चेंज हुआ है, मान ले 10% चेंज हुआ, किसकी वजह से चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। नीचे
नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस और ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो ईडी निकल आएगा। ठीक है, लेट से अगर ये 10% बढ़ रही है डिमांड और प्राइस बढ़ रहा है 1%, तो इलास्टिसिटी कितना आएगा 10, इलास्टिसिटी कितना आएगा 10। क्लियर स्टूडेंट, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कि परसेंटेज इतनी बढ़ रही है, इतना चेंज हो रही है, चेंज में बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, किसकी वजह से, वो नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कि प्राइस में कितना चेंज आया, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब स्टूडेंट मैंने आपको सिखाया है कि या तो क्वांटिटी बढ़ेगी या प्राइस बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इन दोनों में से एक चीज हमेशा बढ़ेगी और एक चीज हमेशा कम होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, ना एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज भी कम हो रही है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा एज पर लॉ ऑफ डिमांड एक चीज अगर बढ़ रही होगी तो एक दूसरी चीज ऑब्वियस सी बात है कम होगी। अगर क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो प्राइस कम होगा और प्राइस बढ़ रहा होगा तो क्वांटिटी कम होगी। ये तो आप सबको पता ही है एज पर लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर सोचो, अगर मैं यहां लिखूंगा 10%, क्या लिखूंगा 10%, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अगर यहां मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है कि प्लस का साइन है, यहां ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब है कि 10% डिमांड बढ़ रही है। पॉजिटिव मतलब क्या है कि 10% डिमांड बढ़ रही है। और मैं यहां लिखूंगा -5%, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में कितना चेंज आया 5%। चेंज बोले तो कि जी 5% प्राइस जो है वो कम हो रहा है। क्लियर है। वहीं अगर चीज मैं यहां लिख दूं 10% और यहां लिख दूं 5%, तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी 10% से कम हो रही है और प्राइस जो है 5% से बढ़ रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्वांटिटी में और प्राइस में। अगर एक चीज बढ़ रही होगी दूसरी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज ना देखते हुए मैं इस फॉर्मूले के बाहर ही माइनस लगा देता हूं, क्योंकि माइनस तो हर केस में आना ही है। या तो यहां माइनस आएगा या फिर यहां माइनस आएगा, हर केस में माइनस तो आना ही है। इसलिए मैं माइनस पहले ही फॉर्मूले में लगा देता हूं। तो ईडी का फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, ये बन जाता है। अच्छा, और कैसे बन सकता है स्टूडेंट? अभी इसको फॉर्मूले को हम और ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करने वाले हैं फॉर्मूले को। कैसे करेंगे? ये ईडी लिखता हूं मैं। ठीक है, ईडी लिखने के बाद मैं लिखता हूं परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है स्टूडेंट? और माइनस का साइन। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लो आपकी डिमांड है 100, आपकी डिमांड क्या है 100, एग्जांपल है ये कि आप 100 कोई चीज खा रहे हो, एक साल में आप 100 चीज खा रहे हो, 100 टूथपेस्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो क्वांटिटी है 100 और उसका प्राइस है स्टूडेंट एक का है 10 रुपये, 10 रुपये एक टूथपेस्ट का 10 रुपये। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो चेंज है, यानी कि 10% बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज, कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आने वाले साल में आप 10 टूथपेस्ट और खरीदने वाले हो, यानी 110 टूथपेस्ट खरीदने वाले हो, कितने खरीदने वाले हो 110, तो आप परसेंटेज कितनी बढ़ी है कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि पहले आप खरीद रहे थे 100, अब आप कितने खरीद रहे हो 110, यानी कितने ज्यादा है 10, यानी 10 ज्यादा हो गए। तो वो जो ज्यादा हुए उसको आप ऊपर लिखोगे, इनिशियल उसको आप ऊपर लिखोगे जो भी चेंज होगा। ठीक है, भले ही अगर यहां पर 90 हो गया हो तो भी चेंज 10 का ही होता तो आप ऊपर लिखोगे, क्योंकि माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे 110 है चाहे 90 है, जो भी चेंज होगा वो हमने ऊपर लिखना है और इनिशियल वाला नीचे लिखना है, इनिशियल वाली कमोडिटी नीचे लिखनी है, वो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? वो हमारी परसेंटेज आ जाएगी इनटू
100 इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकल गई। परसेंटेज निकली है कि नहीं स्टूडेंट? ऐसे ही प्राइस की, अब ये बढ़ा है 10%, मैं इसको कम कर देता हूं, मान लो 8 हो गया प्राइस, यानी 2 का चेंज हुआ। इनिशियल प्राइस कितना था? 10 इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। वो परसेंटेज इस वाली यहां पुट कर दोगे और इस वाली यहां पुट कर दोगे, आपका ईडी आ जाएगा। पर अगर मैं फॉर्मूला बच्चों को बताऊं तो कैसे बताऊंगा कि भाई चेंज इन डिमांड, जो भी चेंज आएगा, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड या ओल्ड डिमांड कह सकते हो। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में थी, इनटू 100। ऐसा ही इसमें लिखूंगा, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, अपॉन इनिशियल प्राइस या फिर ओल्ड प्राइस कह लेना जो पहले था। जैसे मान लो ये 10, जो पहले 10 था, ये 100 जो इनिशियल डिमांड थी, इसका मतलब ये है। माइनस तो साइन है ही यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट कि चलो नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देते हैं हम स्टूडेंट कि भाई चेंज इन डिमांड को हम बोल देते हैं, जैसे कि चेंज इन डिमांड का जो साइन है वो यही है कि डिमांड में क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी, क्यू, इसका मतलब होता है चेंज, और इनिशियल क्वांटिटी को नाम दे देते हैं सिर्फ क्यू। ऐसे ही चेंज इन प्राइस को बोलते हैं डेल्टा पी, और जो इनिशियल प्राइस होगा उसको खाली पी बोलते हैं, ठीक है ना। और दोनों में 100 था, तो स्टूडेंट ये 100 तो हो गया कैंसिल आउट। यहां तक क्लियर है सबको? अब ये चीज डिवाइड में है, ये चीज किस में है? डिवाइड में है। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये उलट जाएंगे आपस में, तो ये ऐसे हो जाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाय में डेल्टा पी। क्लियर स्टूडेंट? ये जो चीज है ये यहां डिवाइड में इससे ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो अगर इनटू में करना है मैं तो ये दोनों डिजिट आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला ईडी का एक और बन गया, ये ईडी का फॉर्मूला एक और बन गया कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। अगर आपको वैल्यू दी हो प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन पी, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना। और आपको अगर वैल्यूज दे रखी हो परसेंटेज में कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना। असल में मैंने आपको ये चीज, ये जो डेरिवेशन है, ये जो मैंने ड्राइव करके दिखाया है, ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि बताओ भाई ये फॉर्मूला कैसे बना। ये बच्चों मैंने आपको समझाया ताकि आपको पता रहे कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं आपको, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, ईडी मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, और दूसरा कौन सा, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? इसको और ढंग से लिख लो आप ताकि याद रहेगा आपको, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी टू पी अपॉन क्यू। तो मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई हैं। अगर आपको वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में आपको ईडी निकालना होगा और इन चारों की वैल्यू दी होगी, सबको यहाँ पुट कर दोगे, ईडी आ जाएगा। ऐसे ही इसमें वैल्यूज दी होगी, अगर परसेंटेज में वैल्यू दी हो तो इस फॉर्मूले का इसे यूज करना है आपने, और अगर वैसी वैल्यू दी हो तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। असल में मैंने दोनों फॉर्मूले आपको ड्राइव करके इसलिए दिखाए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन अभी मैंने आपको ड्राइव करवाया कि ये दो अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ये जो चीज निकल कर आ रही है वो इससे आ रही है, इससे बनकर आ रही है, ठीक है ना। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये इससे बनकर आ रही है। ये तो बस आप समझ लो जैसे शॉर्टकट है, अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है तो ये शॉर्टकट है। अच्छा, अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन पर अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे मैं आपको बहुत सारे करवाने वाला हूं, कम से कम 20-30 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो वो अगर अभी हमने कर दिए तो हमें बाकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं ये करूंगा कि अभी आप चीज को समझो, ठीक है, आप थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट समझो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उसके बाद अभी मैंने जैसे फॉर्मूला आपको बता दिया है, इसके बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग कवर करेंगे एंड में। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ फ्लाइज इलास्टिसिटी के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग मिलेंगे। तो उस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।